के 6 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। अब ईरान ने तय कर लिया है कि चाहे पाकिस्तान सीज फायर कराए या फिर कोई और, हम झुकेंगे नहीं। हर प्रस्ताव के लिए ईरान ने पहले से ही अपने जवाब तय कर लिए हैं। वहीं पाकिस्तान ने तो सीज फायर पर ऐसी प्रतिक्रिया दी है कि आप भी चौंक जाएंगे। इस बीच ईरान लगातार अमेरिकी ठिकानों को तबाह करने में लगा हुआ है। ईरान ने अमेरिका पर चोरी तक का आरोप लगा दिया है। उधर सभी देश हॉर्मुज खुलवाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया ने अपना पूरा बंदोबस्त कर लिया है। इस बुलेटिन में इन सभी खबरों के साथ देखते हैं युद्ध किस नए मोड़ पर जा रहा है, लेकिन उससे पहले देखते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। जंग के सीज फायर पर ईरान ने तय कर लिया फैसला, दबाव में झुकेंगे नहीं। ईरान इसराइल सीज फायर प्लान पर पाकिस्तान की चुप्पी, ना पुष्टि और ना ही खंडन। कुवैत में अमेरिकी ठिकाना बोबियान बना ईरान का निशाना, 6 की मौत। रिपोर्ट में खुलासा, सोमवार को इस्लामाबाद समझौते से रुक जाएगा ईरान इसराइल का युद्ध। संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर एजेंसी पर भड़का ईरान, सिर्फ चिंता नहीं कार्रवाई भी करो। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने साफ कहा है कि युद्ध खत्म करने के लिए जो नए प्रस्ताव सामने आए हैं उन पर ईरान ने अपनी मांगें तय कर ली हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये मांगें अभी सार्वजनिक नहीं की जाएंगी, सही समय आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा। बघाई ने कहा कि ईरान किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले अमेरिका की 15 पॉइंट वाली योजना पाकिस्तान और दूसरे देशों के जरिए भेजी गई थी, लेकिन ईरान को ये प्रस्ताव कुछ ज्यादा ही बड़े और अव्यावहारिक लगते हैं। ईरान का कहना है कि वो अपने हित और अपनी जरूरतों के हिसाब से ही फैसला करेगा। बघाई ने मध्यस्थों के जरिए बात करने पर कहा कि ये कोई कमजोरी नहीं है हमारी। उनके मुताबिक किसी भी प्लान पर जल्दी प्रतिक्रिया देना या अपनी बात रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान झुक रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही बातचीत शुरू हुई, ईरान ने तुरंत अपनी रणनीति और जवाब तैयार कर लिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने इन खबरों पर साफ कुछ भी कहने से मना कर दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच शांति का प्लान दिया है। अल जजीरा से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 45 दिन के सीज फायर या 15 पॉइंट वाले प्लान को लेकर कई तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान इन खास खबरों की ना तो पुष्टि करेगा और ना ही उन्हें गलत बताएगा। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि शांति के लिए बातचीत अभी जारी है और कोशिशें लगातार चल रही हैं। सोमवार को खत्म हो जाएगी ईरान इसराइल की जंग, ये दावा किया गया है रॉयटर्स की रिपोर्ट में। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान और अमेरिका को युद्ध खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने एक प्लान दिया है जो सोमवार से लागू हो सकता है। इस प्लान के तहत हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोला जाएगा। इस योजना में 2 चरण होंगे, पहला तुरंत सीज फायर और दूसरा आगे चलकर एक बड़ा समझौता जिससे युद्ध पूरी तरह खत्म हो सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लान पर आज ही सभी पक्षों को सहमति देनी होगी। पहले चरण का समझौता एक मेमोरेंडम के रूप में होगा जिसे ऑनलाइन फाइल किया जाएगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर पूरी रात अमेरिका और ईरान के नेताओं से संपर्क में रहे। उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस, दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बातचीत भी की। इस प्लान के अनुसार जैसे ही सीज फायर होगा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोल दिया जाएगा और 15 से 20 दिनों में बड़ा समझौता तय हो जाएगा। इस समझौते को अस्थायी तौर पर इस्लामाबाद समझौता नाम दिया गया है और इसकी अंतिम बैठक इस्लामाबाद में ही हो सकती है। ईरान ने अब कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के खातम अल अनबिया हेडक्वार्टर के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फागरी ने दावा किया है कि ईरानी ड्रोन ने कुवैत के बोबियान द्वीप पर हमला किया। उनका कहना है कि इस हमले में अमेरिकी सेना के सैटेलाइट सिस्टम और हथियारों को निशाना बनाया गया। ईरान का यह भी दावा है कि अमेरिकी सेना पहले अरीफजान कैंप में थी, लेकिन बार बार हमलों के बाद उन्हें वहां से हटकर बोबियान द्वीप पर जाना पड़ा। आपको बता दें, बोबियान द्वीप कुवैत का सबसे बड़ा तटीय द्वीप है। वहीं कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस हमले के बाद गिरे मलबे की वजह से रिहायशी इलाके में 6 लोग घायल हो गए। ईरान के परमाणु प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA से कहा है कि आपकी चुप्पी और धीमी कार्रवाई की वजह से हमले और ज्यादा बढ़ रहे हैं। ईरान का कहना है कि उसका बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट अब तक 4 बार निशाना बन चुका है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो रेडिएशन लीक हो सकता है, जो लोगों और आसपास के देशों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। ईरान का कहना है कि न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। ईरान ने गुस्से में ये भी कहा कि सिर्फ चिंता जताने से कुछ नहीं होगा, अब कड़े कदम उठाने जरूरी हैं, नहीं तो हमले और ज्यादा बढ़ते रहेंगे। यूएस इसराइल हमलों में मारे गए ईरानी सेना के जनरल खेदामी। ईरान ने अमेरिका के रेस्क्यू ऑपरेशन पर उठाए सवाल। हॉर्मुज संकट के बीच दक्षिण कोरिया ने ढूंढा नया रास्ता। मिडिल ईस्ट तनाव में कतर और भारत के बीच फोन पर हुई बातचीत।
अमेरिका इसराइल के हमलों में ईरान ने एक और बड़े अधिकारी को खो दिया है। ईरान ने अपने सैन्य अधिकारी मेजर जनरल माजिद खेदामी की मौत की पुष्टि की है। 6 अप्रैल की सुबह अमेरिका और इसराइल के हमले में उन्हें निशाना बनाया गया। खेदामी IRGC का इंटेलिजेंस चीफ थे। खेदामी की ही टीम इसराइल, खाड़ी देशों और अमेरिका के ठिकानों पर हमलों की रणनीति बनाती थी। इतना ही नहीं, ये यूनिट इराक, सीरिया, लेबनान और यमन जैसे देशों में ईरान के नेटवर्क और सहयोगियों को भी संभालती थी। ईरान ने अमेरिका के रेस्क्यू ऑपरेशन पर सवाल उठाए हैं। ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का कहना है कि यह ऑपरेशन सिर्फ पायलट को बचाने के लिए नहीं था, इसके पीछे कोई और मकसद भी हो सकता है। उन्होंने शक जताया कि ट्रंप के सैनिक यूरेनियम चुराना चाह रहे थे। बघाई ने कहा कि इस ऑपरेशन को लेकर कई बातें साफ नहीं हैं और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जहां पायलट के होने की बात कही गई, वहां से काफी दूर अमेरिकी सेना उतरी थी, इसलिए शक और ज्यादा गहराता जा रहा है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने एक सफल ऑपरेशन में अपने पायलट को सुरक्षित निकाला। ट्रंप ने इसे एक बहुत ही बहादुरी भरा मिशन भी बताया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच जहां बाकी देश हॉर्मुज खुलवाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दक्षिण कोरिया ने जहाजों की आवाजाही के लिए नया रास्ता ढूंढ लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया अब अपने 5 जहाज सऊदी अरब के यनबू पोर्ट भेजने के लिए जा रहा है, ताकि तेल सप्लाई का नया रास्ता तैयार किया जा सके। दक्षिण कोरिया के एक सांसद आन दो गियोल ने बताया कि ये जहाज रेड सी के रास्ते तेल सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया अपनी जरूरत का करीब 70% तेल मिडिल ईस्ट से ही लेता है और इसी वजह से अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का सीधा असर वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और महंगाई का खतरा भी बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद जसीम बिन जाबेर और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों का मानना है कि हालात काफी गंभीर हैं और इसका असर सिर्फ इस क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा पर पड़ सकता है। बातचीत के दौरान ये भी कहा गया कि सभी विवादों को बातचीत और शांति के रास्ते से ही सुलझाया जाना चाहिए। एक और अहम मुद्दा रहा हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही। दोनों नेताओं ने कहा कि जहाजों का बिना किसी रुकावट के सुरक्षित चलना बहुत जरूरी है। कतर की तरफ से खास तौर पर चिंता जताई गई कि ईरान के हमलों को रोका जाए, खासकर वो हमले जो जरूरी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाते हैं। आखिर में दोनों नेताओं ने जोर देकर कहा कि सभी देशों को फिर से बातचीत की मेज पर आना चाहिए, तभी हालात काबू में आ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, पेमा खांडू परिवार पर CBI जांच। ममता का PM पर हमला, पाकिस्तान की धमकी पर चुप्पी क्यों? कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शर्मा की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग। LPG संकट पर राहुल गांधी का हमला, बोले गरीब ही क्यों पिसे। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से जुड़े एक मामले की बड़ी जांच करने के लिए आदेश दिया है। आरोप है कि पिछले 10 सालों में यानी कि 2015 से 2025 के बीच करीब 1270 करोड़ रुपए के सरकारी ठेके उनके परिवार से जुड़े लोगों को ही दिए गए। कोर्ट ने CBI से कहा कि वो पहले शुरुआती जांच शुरू करे और 16 हफ्तों में रिपोर्ट दे। कोर्ट का कहना है कि अभी सिर्फ जांच हो रही है, किसी को दोषी नहीं माना गया है। CBI ये भी देखेगी कि ठेके सही तरीके से दिए गए या नहीं, टेंडर प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं और पैसों में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग करे और 4 हफ्तों के अंदर सभी जरूरी दस्तावेज CBI को दे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने PM मोदी से इस्तीफे की मांग की है। ममता ने सवाल किया कि PM ने कोलकाता पर हमले की पाकिस्तान की धमकी पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। ममता ने कहा कि जब चुनावी रैली होती है तो PM बंगाल को निशाना बनाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान कोलकाता पर हमले की धमकी देता है तो वो चुप क्यों रहते हैं। आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल ये विवाद तब बढ़ा जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि अगर भारत कोई कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान कोलकाता तक जवाब देगा। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि देश और राज्य की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। जैसे देश के खिलाफ किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, वैसे ही कोलकाता को दी गई धमकी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई है और मांग कर रही है कि शर्मा की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए। कांग्रेस का कहना है कि CM ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी पत्नी की विदेश में मौजूद संपत्ति की जानकारी नहीं दी। पार्टी का दावा है कि उनकी पत्नी के दुबई में घर हैं, अमेरिका में कंपनियां हैं और कुछ संपत्ति शेल कंपनियों के जरिए रखी गई हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। वहीं गौरव गोगोई ने CM को चुनौती दी है कि वे इन आरोपों को गीता पर हाथ रखकर गलत
साबित करें। उधर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सभी आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि ये आरोप चुनाव को प्रभावित करने के लिए लगाए गए हैं और इसमें फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ है। सीएम का ये भी कहना है कि ये दस्तावेज एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से लिए गए हैं। साथ ही उनकी पत्नी ने पवन खेड़ा के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। देश में चल रहे एलपीजी संकट को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि हर संकट में सबसे पहले गरीब ही क्यों मरता है। राहुल ने पीएम पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा कि मोदी जी ने कहा था कि एलपीजी गैस क्राइसिस को कोविड की तरह हैंडल करेंगे और सच में वो वही कर रहे हैं। बिल्कुल कोविड के जैसे ही नीति शून्य घोषणा बढ़ी और बोझ गरीबों पर। 500-800 रुपए की दिहाड़ी कमाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए रसोई गैस पहुंच से बाहर हो गई है। राहुल ने कहा कि रात को घर लौटते मजदूरों के पास चूल्हे जलाने तक के पैसे नहीं हैं और नतीजा ये है कि शहर छोड़ो और गांव भागो। जो मजदूर टेक्सटाइल मिल्स और फैक्ट्रीज की रीढ़ हैं आज वही टूट रहे हैं। राहुल ने यह भी कहा कि जब अहंकार नीति बन जाए, अर्थव्यवस्था चरमराती है, मजदूर पलायन करते हैं और उद्योग बर्बाद होते हैं और देश दशकों पीछे ढकेल दिया जाता है। सवाल एक ही है कि हर संकट में सबसे पहले गरीब क्यों मरता है। 6 बजे के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 8 बजे फिर से हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।